फिजिक्स मोशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस वेयर सक्सेस इज गारंटीड। आइए आगे देखते हैं। देखिएगा, फिजिक्स में जो मेन इंपॉर्टेंस जिसके वजह से पूरी हिस्ट्री एक तरह से चालू हुई है वो आता है मोशन। ठीक, मोशन किसकी वजह से होता है? जब कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है। भाई अब ये सिंपल सी कोई बॉल है, अब ये रखी हुई है तो ऐसे थोड़ी ना मूव करने लगेगी जिसमें कोई आत्मा सवार है। जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक तो ये चलेगी नहीं बॉल आगे। तो इसी से रिलेटेड जो फिजिक्स स्टार्ट होती है उसके बाद जो इसमें एप्लीकेशंस होती हैं वो बेसिकली जो एक्ट करती हैं उसको कहा गया है मोशन। तो फिजिक्स स्टार्ट है जब मोशन की वजह से होती है। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ मोशन। देखिएगा होता क्या है। डिस्टेंस होता है सबसे पहले। Distance can be defined as length of actual path covered by a moving object in a given time interval. For example, distance is a scalar quantity. Distance, for example, distance is a scalar quantity. देखिएगा डिस्टेंस होता क्या है। खैर सभी लोग जानते हैं, इसमें एक्सप्लेन करने कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइम इंटरवल में एक गाड़ी यहाँ से चली। अब इस गाड़ी को यहाँ तक आने में एक पार्टिकुलर टाइम में उसने कितनी ये पाथ कवर किया, उसको हम पाथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। ठीक, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी बेसिकली जिसका कोई एक डायरेक्शन के थ्रू हम लोग डिफाइन नहीं करते वो कहा गया है डिस्टेंस। Displacement, shorter distance covered by a body in a definite direction is called displacement. In general, magnitude of displacement is a distance. देखिएगा, डिस्प्ले सपोज एक गाड़ी यहाँ से चलना चालू हुई। एक, एक गाड़ी यहाँ से चलना चालू हुई और ये यहाँ तक पहुंची। अब जाहिर सी बात है या तो स्ट्रेट गई होगी। अगर ये स्ट्रेट गई तो ये हो गई इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुई। लेकिन सपोज ये गाड़ी पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो ये जो इसने पाथ कवर किए ना, ये वाले, ये छोटे वाले, जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक कुछ टाइम इंटरवल तक ये एक ही डायरेक्शन में चली, इस पाथ इंटरवल को कहा गया है डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं। देखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में खैर आप फर्क समझ गए होंगे, फिर भी देखिएगा जो डिस्टेंस होती है वो हमारी इट इज स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिएगा ये डिस्टेंस है, ये सीधे गए तो ये एक तरह से डिस्टेंस बन गई। लेकिन जब यही एक गाड़ी इस पॉइंट पे एकदम सीधे गई तो ये एक डिस्टेंस बन गई। या ये टेढ़ी मेढ़ी भी जा सकती है, ऐसा कोई ये नहीं कि सीधी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी गई तो भी यही डिस्टेंस ही कवर करेगी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं तो सपोज फॉर एक गाड़ी एक ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो ये जो छोटे मोटे इसने पाथ वे लिए ना, ये एक कुछ टाइम इंटरवल तक लिए, इसी ये इन्हीं पाथों को कहा गया है डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन के थ्रू एक्ट करती है। अब डायरेक्शन के थ्रू ऐसे जा रही है तो डिस्टेंस हुई। जब ये तो ये पॉजिटिव हो रही जा रही। अब कभी कभार ये नेगेटिव भी जा भाई, कभी हम लोग आगे गए फिर पीछे आ गए, तो हमें जाना था आगे, पीछे आ गए, तो डिस्टेंस हम लोगों की नेगेटिव नहीं हो जाएगी जीरो। जब हम लोगों ने मान लो ऐसे ही चले, हम लोगों ने कोई टर्न ही नहीं लिया, एकदम सीधे चलते गए, तो डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन ही नहीं, वो एकदम सीधे गए, तो जीरो भी हो सकती है जब हम लोगों ने कोई टर्न अबाउट नहीं लिया। तो इसी तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा। देखिएगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, सपोज एक डायरेक्शन है, ये गाड़ी गई, इसका कोई डायरेक्शन हम लोग डिफाइन नहीं करते, उसको कहा गया है स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल मास, स्पीड, वॉल्यूम, टाइम, पावर, एनर्जी। देखिएगा सपोज एग्जाम्पल हम लोग पावर को ले लेते हैं। ठीक, तो पावर एक्ट करती है किसी पे। अब इस हम लोगों को मतलब है कि इस पावर की क्या एक एक जो इसकी मेजरेबल यूनिट होती है उसके थ्रू हम लोग इसको मेजर करते हैं कि उस समय पावर की क्या कैपेसिटी रही होगी, कि कितनी तेज वो फ्लो करी। सपोज एक करंट है, ठीक, तो अब हम लोगों ने इसको कहा कि ये 240 वॉट हमारे घर पे आता है, 240 वोल्ट का करंट। तो ये जो 240 है ये हुई पावर। अब ये 160 भी आ सकती है, 290 भी आ सकती है, 320 भी आ सकती है। ठीक, तो ये सब हुई इसकी पावर। अब इनका कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि भाई ये ऐसे आ रही, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही, बस ये आ रही है। अब हम इसके डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं। तो इसलिए इस क्वांटिटी को कहा गया है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड विच ओबे द लॉ ऑफ ट्रायंगल।
जो एक ट्रायंगल का लॉ बताया गया है फिजिक्स में उसको फॉलो करती है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हम लोग मेजर करते हैं, इसलिए इसको कहा गया वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है देखिए समझिएगा। करंट तो कहीं भी हुआ, ऐसे ऐसे चला गया, ठीक। स्पीड क्या, स्पीड है मास। अब सपोज हम लोग बात करते हैं फोर्स की, ठीक। तो फोर्स हम लोगों ने टॉर्क्यू के थ्रू मेजर करते हैं, मेजर किया हम लोगों ने टॉर्क्यू के थ्रू फॉर एग्जांपल। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है 10 निकल के या 20 निकल के। अब ये 10 या 20 और ये एक सपोज एक बॉल है, ठीक। तो अब इसमें 10 टॉर्क्यू की पावर हम लोगों ने, फोर्स हम लोगों ने लगाई, ठीक। जब हम लोगों ने पावर और इसमें टॉर्क्यू लगाई तो मान लीजिए स्ट्रेट हम लोगों ने लगाई तो बॉल स्ट्रेट जाएगी, और ये मान लीजिए हम लोगों ने इधर से लगाई तो इधर जाएगी। सपोज मतलब देखिए ऐसे समझिएगा, जो उसकी फोर्स और टॉर्क्यू एक तरह से पावर समझ लीजिए जो इसमें अप्लाई हुई। जब इसमें फोर्स अप्लाई, सपोज लो 10 यूनिट थी इसकी अप्लाई हम लोगों ने की इसमें, तो जब हम लोगों ने इसमें ये पावर इसमें अप्लाई की तो बॉल बढ़ेगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि हम लोगों ने किस डायरेक्शन से इसमें फोर्स अप्लाई की। अगर हम लोग इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल इधर जाएगी, लेकिन जब हम लोग इस डायरेक्शन से अप्लाई करेंगे तो इधर जाएगी। इसलिए क्योंकि इसकी ये इन क्वांटिटीज की वजह से हम लोग इनकी पावर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड प्लस इनका डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन क्वांटिटी को कहा गया वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा समझते हैं, सपोज एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सभी जो है वो एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों का डायरेक्शन और प्लस इनकी मैग्नीट्यूड हम लोग मेजर करते हैं, प्लस ये जो भी क्वांटिटी है वो एक लॉ ऑफ ट्रायंगल है उसको फॉलो करती हैं। देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सपोज ये गाड़ी, एक कार यहाँ से चली, ठीक। अब ये कार कितने ही टाइम में यहाँ तक पहुंचेगी, कितना डिस्टेंस कवर करके, उससे हम लोग निकालेंगे उसकी स्पीड कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी, तो मतलब हमें केवल इसकी पावर से मतलब किस डायरेक्शन में लग रही है उससे में कोई मतलब नहीं होता। इसकी मीटर पर सेकेंड क्यों कहा गया है देखिएगा, कितने डिस्टेंस पे, ठीक भाई। आफ्टर ऑल हम लोगों को ये तो दिखाना है कि ये गाड़ी कितनी दूरी कितने टाइम में कितने टाइम में कवर कर लेगी, यही रेशियो इसका स्पीड कहा गया है। तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, उसी से स्पीड की यूनिट निकलती है। स्पीड क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अनइक्वल हटा दीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क हटा दिया, गलत लगा इससे, यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट टू अ स्पेसिफिकेशन ऑफ इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। देखिएगा वेलोसिटी क्या होती है, ये गाड़ी यहाँ पे कितनी देरी से गई, क्या स्पीड रही, फिर यहाँ पे क्या स्पीड रही, फिर इस तरह से इसकी क्या स्पीड रही, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में इसकी क्या स्पीड रही उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो बेसिकली चेंज ऑफ द पोजीशन कहा गया है इस तरह से, इक्विवेलेंट टू स्पेसिफिकेशन ऑफ हिज स्पीड, उसकी स्पीड के मुताबिक उसकी क्या पोजीशन में चेंज रहा और उसका जो डायरेक्शन था वो क्या था, वो डिफाइन करता है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रिक्वायर होता है, ये हम लोग पहले पढ़ के आए। स्केलर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। देखिएगा जो स्केलर एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वेलोसिटी की, उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। देखिएगा वेलोसिटी क्या होता है, जब डायरेक्शन चेंज होता है इसमें भी हम लोग मेजर करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन को हटा दे, केवल इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें जो कि एक तरह से स्केलर वैल्यू बन गई, तो जब ये स्केलर वैल्यू इसकी हम लोगों ने ली वेलोसिटी की, तो यही स्केलर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बन जाएगी इसकी स्पीड। मतलब इसकी क्या एक तरह से वेलोसिटी को स्पीड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जब हम लोग उसकी स्केलर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, मतलब कि डायरेक्शन को हम लोग कोई भी महत्व ना दे। इट डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिएगा डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग पढ़ के आए, छोटा पाथवे में इसने पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो गाड़ी मूव हुई उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ इसको कहा गया है वेलोसिटी। आगे देखिएगा, अब देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। देखिएगा होता क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल। एक यूनिट टाइम मतलब सपोज वेलोसिटी हम लोग क्या, देखिएगा प्रैक्टिकली समझिएगा, वेलोसिटी क्या होता है, एक तरह की स्पीड है, ठीक। अब ये स्पीड डायरेक्शन
पार्टिकुलरली वेक्टर क्वांटिटी के थ्रू मेजर की जाती है। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या एंगल बनाएगी जब वो अपनी लाइन ऑब्जेक्ट की जो लाइनिंग है उसको ज्वाइन करेगी एक टाइम इंटरवल में। मतलब कि सपोज ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, तो ये एक तरह से यूनिट इसने फॉर्म की। ये यूनिट ये कितने टाइम इंटरवल में फॉर्म कर रही है, इसी मतलब ये जो पाथ वे है एक लाइन ऑफ ज्वाइनिंग इसने फॉर्म की। तो ये जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है ये इतने कितने टाइम इंटरवल में फॉर्म की उसको कहा गया एंगुलर वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी मतलब गाड़ी की जो स्पीड है उसमें क्या उसके जो चेंज है वो कितने रेट में आ रहा है उसको कहा गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब जो वेलोसिटी में कभी घटेगी कभी बढ़ेगी तो कितने टाइम इंटरवल में घट बढ़ रही है उसी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन के। तो ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब हम लोग इसके डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देंगे। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मतलब ये मीटर पर सेकेंड में इसकी यूनिट हम लोग मेजर करते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसकी यूनिट हम लोग मेजर करते हैं। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन देन एक्सेलरेशन बिकम नेगेटिव एंड इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन। देखिएगा होता क्या है, सपोज यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही, फिर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, फिर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, तो ये बढ़ रही। लेकिन सपोज ये 30, 20 और 10 हो जाए तो वेलोसिटी टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो रही है। जब ये वेलोसिटी टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डिक्लेरेशन। ठीक, वेलोसिटी जब टाइम के साथ डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है देखिएगा, एक सेकेंड। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इस तरह का होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब कोई गाड़ी ऐसे चल रही है और एक सर्कुलर पाथ इसने फॉर्म किया तब इसके मोशन को कहा गया सर्कुलर मोशन। If an object move with a uniform circular speed, then its motion is called uniform circular. Suppose ये जो एक पाथ राउंड पाथ सर्कुलर पाथ ले रही है ये 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ले रही है। तो ये जो 10 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है ये एक जो उस स्पीड को कहा गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉज फॉर मोशन। देखिएगा क्या थे क्या है समझते हैं। सर इसैक न्यूटन इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। इनको फिजिक्स का फादर कहा गया क्योंकि हमने अभी आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि फिजिक्स स्टार्ट्स विद द मोशन, क्योंकि हर चीज के मूवमेंट पे ही फिजिक्स का एप्लीकेशन होता है। और इन्होंने फिजिक्स की ही लॉ और इन्होंने मेन जो इसका बेस है उस पे ही लॉ बनाए थे, लॉ ऑफ मोशन, इसलिए इनको कहा गया फादर ऑफ फिजिक्स। He has established the laws of motion in his book Principia in 1667। प्रिंसिपिया इन्होंने एक बुक लिखी थी उस पे इन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया है, ये 1667 में इन्होंने लिखी थी। इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, पहला लॉज ऑफ इनर्शिया, दूसरा फोर्स मोमेंटम इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा एक्शन का रिएक्शन। ये 3 मोशन की वजह से जो इन्होंने प्रिंसिपिया अपनी बुक में लिखा था 1667 में, इसकी वजह से इनको कहा गया फादर ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझते हैं देखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहली चीज डायग्राम से समझते हैं होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक। अब अगर इस पे कोई भी फोर्स एक्ट ना हो तो ये इसी जमीन पर हमेशा रहेगा, लेकिन जब इस पे कोई फोर्स एक्ट होती है तभी या तो आगे बढ़ेगा या तो पीछे जाएगा। अब ये जमीन पे भी है तो भी इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वरना यदि आप मून पे जाएंगे तो ये बॉल आप ऐसे रख ही नहीं सकते, वो खुद भी हवा में उड़ेगी। लेकिन क्योंकि बॉल इस जमीन पर रखी तो भी इस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स को कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए देखते हैं पहला लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो अभी हम आपको पहले बता चुके हैं ये ऐसे ही बनी रहेगी जब तक इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। इसी एक्सटर्नल फोर्स के रिलेशंस और इसके मोशन को बताया गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली एक इसी को एक दूसरा फॉर्म दे दिया गया है, इसको और भी कहा गया लॉ ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है समझिएगा,
It is the property of a body by virtue of which the body opposes changes in initial state of rest with uniform speed on a straight line. देखिएगा, एक सपोज ये बॉल है, तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है कि ये अपने आप में एक मतलब जो एक फोर्स मेंटेन करके रखी है कि वो इस जमीन पे बनी रहेगी। ठीक, तो इनर्शिया होता क्या है, बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू बी इन अ स्टेट ऑफ अ पोजीशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये बॉल सपोज ये बॉल रखी, तो अब इस बॉल में ये जो इसकी एक तरह से इसने अपनी एक पावर इसमें बना के रखी हुई है कि इसी पोजीशन पे रहेंगे, ये इसकी एक तरह से प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज इसी प्रॉपर्टी को कहा गया इनर्शिया। देखिएगा, समझिएगा कि इफ द इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोज चेंजेस इन इट्स इनिशियल स्टेट। देखिएगा, अब ये जो इसकी ये एक बॉल है, या तो आगे बढ़ सकती, या तो पीछे बढ़ सकती, आगे पीछे कहीं भी जा सकती, लेकिन ये एक जगह पे स्थिर है। तो ये जो स्थिर है, ये स्थिरता ही इसकी एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को कहा गया इनर्शिया। देखिएगा, इनर्शिया इसकी वो प्रॉपर्टी है कि ये अपनी पोजीशन तब तक इसी जगह पे मेंटेन किए रहेगी जब तक कि इस पे कोई फोर्स एक्ट ना हो। ठीक, अब जैसे मून है, तो मून पे वो उड़ती रहती है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी आगे, ऐसे मतलब आप वो स्थिर नहीं रहेगी। ये स्थिर क्योंकि इसलिए क्योंकि वहां पे इसलिए उसकी प्रॉपर्टी को वहां पे इनर्शिया नहीं कहा गया, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे उसकी प्रॉपर्टी को इनर्शिया नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो एक स्थिर पोजीशन पे नहीं है। तो इनर्शिया दो टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, सपोज ये बॉल है, तो अब ये बॉल इसी इस पोजीशन पे है, तो ये इसका इनर्शिया रेस्ट है, मतलब ये इसी पोजीशन पे ऐसे ही बनी रहेगी जब तक कि इस पे कोई फोर्स एक्ट ना हो। तो ये हो गया इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन अब सपोज इस पे एक फोर्स अप्लाइड हुई और ये आगे बढ़ना चालू हुई, तो अब ये आगे ही बढ़ती रहेगी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब तक इसको कोई फोर्स रोके ना। तो जिस मोशन के साथ ये बढ़ रही है, जो इसकी प्रॉपर्टी एक फॉर्म हो रही, इसी प्रॉपर्टी को कहा गया है इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब कि ये बॉल एक चलती रहेगी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना हो। तो ये जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस और स्पीड पे चल रही है, इसी की इस प्रॉपर्टी को कहा गया है इनर्शिया ऑफ मोशन। दिस लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसी लॉ ने एक तरह से फोर्स की डेफिनेशन दी, और इनके हिसाब से क्या डेफिनेशन थी, फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज व्हिच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी चेंजेस और ट्राई टू चेंज इट्स इनिशियल स्टेट। ये हम लोगों ने ये शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि बॉल ऐसी बनी रहेगी जब तक कोई फोर्स एक्ट ना हो। जब ये फोर्स एक्ट होगी तभी इसके पोजीशन में कोई ना कोई चेंजमेंट आएगा। तो कुल मिला के इसी को ही पूरे प्रोसेस को इन्होंने फोर्स की एक तरह से डेफिनेशन बना दी। आगे देखते हैं सेकेंड लॉ क्या हुआ, क्या था, इन्होंने दिया था जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगी। अब ये एक्चुअली में था क्या, पूरा समझते हैं। The rate of change in the momentum of a body is directly proportional to applied force on the body and it takes place in the direction of force। देखिएगा, मोमेंटम मतलब कोई ना कोई वो एक मोमेंटम लेके चल रहा है अपनी स्पीड में। ठीक, अब इसके मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसमें क्या फोर्स अप्लाइड हुई, एंड इट टेक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज ये है, ठीक, तो अब ये उस पर चल रहा है, तो अब जब हमने इस पर कोई फोर्स एक्ट की तो ये आगे बढ़ेगी। तो ये जो इसकी स्पीड में चेंजमेंट आया वो एक तरह से इसी फोर्स की वजह से आया। अरे ऐसे समझिए, सपोज एक गाड़ी को हमने धक्का देना चालू किया, ठीक, ये एक नॉर्मल चल रही है, फिर हमने इस गाड़ी में धक्का दिया। तो जब हमने इस गाड़ी में धक्का दिया तो कुछ इसने एक्स्ट्रा स्पीड कवर की होगी। तो उस एक्स्ट्रा स्पीड क्यों कवर की, क्योंकि इसमें फोर्स हमने एक्ट की। तो जो स्पीड की इसमें चेंजमेंट आए, वो चेंजमेंट आए इस फोर्स की वजह से। तो इन्हीं फोर्स में की वजह से जो एक्सेलरेशन में चेंज आया और जिसमें मोमेंटम में बदलाव हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ इसके हिसाब से। तो इन्हीं के रिलेशन को बताया गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि जो रेट होगा उसके मोमेंटम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसमें कितनी फोर्स अप्लाइड हो रही, और जो डायरेक्शन में मूव करेगा वो फोर्स के मुताबिक ही मूव करेगा। इन्होंने इसका छोटा सा फॉर्मूला दिया, एफ इजिकल्स टू एम ए, मतलब कि जो फोर्स अप्लाइड हो रही है वो उसके एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ और जो उसका मास ऑफ द बॉडी है उसके हिसाब से जो भी उसमें चेंजमेंट हुए हैं वो फोर्स के मुताबिक होंगे। ठीक,
मतलब कि सपोज ये मास है, तो मतलब वेट है। अब ये वेट में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ तो किसकी वजह से हुआ? फोर्स की वजह से। तो इस फोर्स की वजह से जो इसके एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस हुआ और जो इसके मास जो इसका वेट था उसको इतनी दूरी पे थोड़ा जल्दी लेके आया, इसी पूरे रिलेशन को बताने के लिए एफ इज इक्वल टू एम ए इन लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया। आगे देखते हैं। दिस लॉग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में इन्होंने बताया कि इतनी पावर के साथ यूज होगी, उसमें क्या चेंज, और उसके बाद उसकी जो वेट है उसमें क्या चेंजमेंट आएगा। मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? सपोज ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, विदाउट एनी फोर्स, ठीक, ये एक पाथ पे कवर कर रही है नॉर्मल, मतलब इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही। तो इस ये जो एक मोमेंटम, ये स्पीड पे जो एक चल रही है, तो इसके जो मोशन को कहा गया वो कहा गया मोमेंटम। तो मोमेंटम कुछ नहीं, एक इसकी प्रॉपर्टी है, जो अब ये मूव करेगी तो ये गेन करेगी इस प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी हम लोग निकालते कैसे? जो इसकी मास है इंटू इसकी वेलोसिटी, जो ये अपना वेट लेके चल रही है, जिस वेलोसिटी पे चल रही है, इन्हीं दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हम लोग फॉर्म करते हैं इसका मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हम लोग इसको फॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखिएगा हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं सपोज, ठीक, तो एक कोई लड़का स्विमिंग कर रहा है, उसने अपने को सर्व को पीछे की तरफ धकेला। जब उस रिवर को पीछे की तरफ धकेगा तो अल्टीमेटली फोर्स एक्ट होगी जो इसको आगे की तरफ कहेगी। यही एक्शन रिएक्शन के रिलेशन को बताने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ बना। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई दूसरा रिएक्शन होगा। When a body exerts a force on any other body, the second force also exerts an equal and opposite force on the first. देखिएगा जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स देगी तो वो बॉडी उसके अपोजिट में भी उसको कोई ना कोई फोर्स देगी। any agent applying a force also experience a force of equal magnitude but in opposite direction of the force applied by the agent is called action and the counter force by it is called reaction। देखिएगा सपोज एक क्रिकेटर है, ठीक, वो क्रिकेट मैच खेल रहा, बैट्समैन है, तो जब बॉल आई तो इसने इस बैट्स को बॉल के थ्रू मारा, तो अब बॉल ऊपर गई, मतलब इसने इस बैट से बॉल में फोर्स दी तो ये बॉल आगे गई। लेकिन जब इसने किया तो ये बॉल ने भी इसको एक फोर्स दी होगी जो कि इसके एक्शन जो इसके डायरेक्शन के एकदम अपोजिट में होगी। भाई इसने बॉल को एक सेकंड, इसने बॉल को इस डायरेक्शन में मारा और जो बॉल अपना फोर्स लेके आया वो इस डायरेक्शन में लेके आई, तो ये अपोजिट हो गया। और ये भी बैट पे कोई ना कोई अपनी फोर्स देगी। तभी आप देखिएगा कभी कभार जब हम लोग बहुत तेज मारते हो तो हम लोगों के हाथों में झन्नाहट होती है। ये कुछ नहीं, ये न्यूटन थर्ड लॉ है और एक्शन का एक रिएक्शन है। एजेंट के थ्रू जो फोर्स कही जाएगी उसको एक्शन कहा जाएगा और जब काउंटर फोर्स उस पर आएगी तो उसको रिएक्शन कहा जाएगा। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। देखिएगा एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ का अप्लाई होता है। वेयरिंग अ सीट बेल्ट इन अ कार व्हाइल ड्राइविंग इफ कार ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड दिस विल टेंड टू मोर पर। देखिएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा। देखिएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजीशन अंटिल अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो एक गाड़ी सपोज चल रही है, इस पे कोई बंदा बैठा है सीट बेल्ट लगा के, तो अब ये गाड़ी अपने मोशन में चल रही है और ये इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और गाड़ी का इनर्शिया ऑफ मोशन चल ही रहा है। जब सडनली ये ब्रेक लगाएंगे तो ये आगे की तरफ होते हैं। ये जो आगे की तरफ हो गाड़ी का ब्रेक लगाना, इनकी आगे की तरफ होना, इस प्रोसीजर को ही न्यूटन फर्स्ट लॉ में अप्लाई किया गया है कि एक बॉडी अपनी पोजीशन ले चुकी होती क्योंकि बॉडी पे कोई अप्लाई नहीं हो रहा, बॉडी एक अपनी पोजीशन ही पे है, लेकिन जब इसमें फोर्स एक्ट होंगे तो ये अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट छोड़ के फोर्स के थ्रू आगे बढ़ेगी। मैंने इन स्पेस फाइंड इट डिफिकल्ट टू रोल अनलेस फ्रिक्शन। देखिएगा वही कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और जो चांद में वो इनर्शिया मोशन अप्लाई होता है कि ये जो आदमी है वो उड़ता रहता है धीरे धीरे चलता रहता है जब तक कि उसमें कोई फोर्स उसको रोके ना। सेकंड लॉ यहाँ अप्लाई होता है। क्रिकेटर प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। देखिएगा जब कोई बॉल आती है तो वो अपना हाथ पीछे करता है क्योंकि अगर वो सीधे लगा देगा तो उसमें फोर्स एक्ट हो रही, तो वो जाहिर सी बात उस पर टप्पा खाने के बाद उसके हाथ से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए इसमें इस
प्रोसीजर में भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया गया है। बॉक्सर मूव हिज हेड बैकवर्ड एंड व्हेन हिज अपोनेंट ब्लो अ पंच, ये पीछे करता है जब इसका जो बॉक्सर है वो अपोजिट में रिएक्शन करता है। देखिएगा ये होता क्या है, सपोज ये एक प्लेयर है, ये एक प्लेयर है, अब इसने इनको घूसा मारा तो भी सामने लेंगे तो मुंह में ले लेंगे, तो थोड़ा सा पीछे हटेंगे जिसकी वजह से इस पे बच जाए। तो ये एक कैलकुलेटिव डिसीजन होता है कि कितने स्पीड से ये मारेगा और कितनी स्पीड से हम लोगों को हटाना है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में बताया गया फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, कराटे प्लेयर ब्रेक द पाइल्स ऑफ टाइल्स, ये एक फोर्स में एक पार्टिकुलर मतलब जल्दी में एक फोर्स देता है जिसकी वजह से एक ये ब्रिक्स जो लगे होते हैं वो तड़ाक से टूट जाते हैं। इस प्रोसीजर में भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। देखिएगा थर्ड लॉ बहुत ही कॉमन है, ये सबको पता होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है देखिएगा। इट फॉलोज फ्रॉम न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। देखिएगा ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये सेकंड और थर्ड लॉ इसमें एक्ट होते हैं, और ये कहते हैं दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडी द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए मोमेंटम अभी हम लोग पढ़ के आए कि एक जो बॉडी है जब वो मूव करेगी तो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या कोई भी एक डायरेक्शन में, तब ये जो इसकी प्रॉपर्टी को कहा जाएगा मोमेंटम। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम कहा गया, इसमें सेकंड और थर्ड लॉ जो है वो एक्ट किए गए हैं, और इसमें ये कहा गया कि जब तक कोई फोर्स एक्ट ना हो तो जो उसका लीनियर मोमेंटम है वो सेम रहेगा। मतलब कि जो इसकी डायरेक्शन है वो इसी तरह, मतलब जो इसकी डायरेक्शन है, सपोज यहाँ से गाड़ी आई तो ये एक यूनिफॉर्म पोजीशन पे रहेगी, और जो इसका लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि इसमें कोई फोर्स इसको रोके या मतलब बढ़ाए ना, तब तक ये इस पोजीशन पे एकदम यूनिफॉर्म लीनियर मोमेंटम के साथ आएगी। आगे देखते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिएगा टोटल मोमेंटम क्या होता है, सपोज दो गाड़ियां चल रही हैं, ठीक, अब इनका हो गया एक्सीडेंट भाई साहब का, ठीक, तो ये अपनी स्पीड से होंगी, ये अपनी स्पीड से होंगी, तभी ये लोग भिड़े, और जब ये लोग भिड़ते हैं तो जो कोलिजन से पहले का जो समय होता है, मतलब जो इनका टोटल मोमेंटम है, भाई ये लोग देख पाए नहीं और एकदम से भिड़ गए, तो जो एक लीनियर मोमेंटम जिसके साथ ये लोग चल रहे हैं वो चेंज नहीं होता है। मतलब कि देखिएगा द टोटल मोमेंटम, मतलब कि जो इन लोगों का एक मोमेंटम चल रहा है, जो एक प्रॉपर्टी लोग कंटेन करके आ रहे हैं अपने मोशन के थ्रू, वो रिमेन सेम रहता है बिफोर कोलिजन। मतलब जब ये लोग भिड़ेंगे, देखिएगा इस पोजीशन में सपोज ये लोग भिड़े तो इन लोगों का जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा भिड़ने के बाद, क्योंकि गाड़ियां रुक जाएंगी, वरना भिड़ने तक इन लोगों का जो मोमेंटम वो सेम रहेगा, लेकिन जब भिड़ी इनका मोमेंटम एकदम से रुक गया। देखिए ये यहाँ पे गाड़ियां भिड़ी, ठीक, तो एक तरह से जब ये लोग यहाँ पे भिड़ी तो इनका मोमेंटम सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि अब ये आगे तो चल नहीं पाएंगे इसलिए यहाँ पे इनका मोमेंटम हो जाता है खत्म। तो कहा गया है कि जब ये लोग भिड़ेंगे तो मतलब टूट फाट होने से पहले का जो भिड़ना है उसके भिड़ने के समय तक जो इनका मोमेंटम है वो सेव रहेगा, इसलिए इसको कहा गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब कि एक प्रॉपर्टी जो ये लोग मूविंग बॉडी के थ्रू लेके चल रही हैं, जब ये लोग आपस में भिड़ेंगी तो जो इनका मोमेंटम है वो सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि आगे चल नहीं पाएंगे भिड़ने के बाद, इसलिए इन लोगों का यहाँ से मोमेंटम खत्म हो जाता है, इसलिए इसको कहा गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिएगा इम्पल्स क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम देन दिस फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। देखिएगा कैसे समझिए, हाँ ये कराटे प्लेयर है और ये ब्रिक्स लगी होती है, ठीक, तो ये कभी आपने सोचा ये इकट्ठे से इस ब्रिक्स को तोड़ देता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम समय में बहुत तेज फोर्स इनमें अप्लाई करता है। इसी बहुत ज्यादा फोर्स को कम समय के लिए अप्लाई करने को कहा गया है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, बहुत ही छोटे समय के लिए अप्लाई की जाती है और बहुत ज्यादा तेज अप्लाई की जाती है ताकि इसका जो एक्शन है वो सीवियर एक्शन प्रोड्यूस करती है छोटे टाइम के लिए। इम्पल्स निकालते कैसे, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है, ये इम्पल्स में देखना हम लोगों को जरूरी है।
अब सपोज ये ब्रिक्स है, अब कराटे प्लेयर यहाँ मार देगा तो थोड़ी ना एक्शन होगा, यहाँ मार देगा नहीं होगा, उसको यही मारना पड़ेगा ना फोर्स, तभी तो टूटेगा। इसलिए इसका डायरेक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन सेकेंड के हिसाब से इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक, तो देखिएगा ये था पूरा मोशन के बारे में। फिजिक्स में हम लोग आप आगे और आपको ऐसे नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू।